My dear students, welcome to my channel Javier Science and Immigration. My name is पटनायक. मैं थोड़ा परिचय दे दूं मेरा. इससे पहले मैंने 18 साल लगभग 18 साल मैंने सेंट जेवियर सिरसा में पढ़ाया हुआ है. मैं कंप्यूटर फैकल्टी का एचओडी भी था और मैनेजमेंट में भी था. एंड उसके बाद मैंने सीबीएसई के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए थे. ठीक है. तो मैं एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज आई एम ए कंप्यूटर टीचर मेनली. ठीक है. मेरा काम है प्रोग्रामिंग सिखाना बच्चों को. मैंने आईजीसीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई का सिलेबस, इन तीनों बोर्ड का सिलेबस मैंने करवाया हुआ है. सो मेरा प्रयास है कि अभी जो बच्चे आप लोग जो 11th और 12th में हैं सीबीएसई के अंडर में, ठीक है, जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर साइंस के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को सिखाऊंगा. और एक मिथ है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं या कहते हैं कि एक ये बात कही जाती है कि भाई कंप्यूटर करेगा तो मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कुछ ये करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और इसमें स्कोर लाना मुश्किल है. बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम लोग आईसीएसई में भी, आईजीसीएसई में भी और सीबीएसई में भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया हुआ है. लाइक अदर सब्जेक्ट्स, लाइक आपका जो नॉर्मली कहते हैं कि भाई फिजिकल एजुकेशन में 90 प्लस आ जाता है, तो इसमें नहीं आता है. इसमें भी आप 90 प्लस, 95, इवन 100 आउट ऑफ 100 भी आप स्कोर कर सकते हो. इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है. दूसरी है, ये सिलेबस कोई उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको पूरा साल लगेगा इसको मास्टरी करने में. ठीक है. सही तरह से आप इसको पढ़ो, एक प्लानिंग के हिसाब से करते जाओ. डेफिनेटली आपको 2 महीने के अंदर आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा. और मेरी कोशिश यही रहेगी, जो आपके सिलेबस में है 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस, सीबीएसई जो कह रहा है, मैं वो सारा का सारा सिलेबस विथ एग्जांपल्स, विथ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स, वो सारा मैं कवर करूंगा. 6 से 8 हफ्ते के अंदर मैंने ये सारा चीज़ कवर करके आपको वीडियोस बना के, ट्यूटोरियल बना के दूंगा. इसके अलावा आप अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस होगा या कोई प्रोग्रामिंग सॉल्व करना होगा, कोई ये करना होगा, देन प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप मुझे मेरे चैनल के अंदर जाके आप कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप करिए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा. ठीक है. तो चलिए आप देखते हैं सबसे पहले कि हमारे सिलेबस में क्या है, 11th सिलेबस में क्या है और हम कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे शुरू करना है और प्रोग्रामिंग है क्या. इन सारी चीज़ों को हम एक बार जस्ट आउटलाइन आज करेंगे. आज पहला एपिसोड, इस एपिसोड के अंदर मैं प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाऊंगा. प्रोग्रामिंग से पहले, जाने से पहले जो चीज़ आपको जानना जरूरी है ताकि आपका सफ़र आसान हो, उसके बारे में मैं आज आपके साथ रूबरू कराऊंगा. उसकी उन चीज़ों को आपको बताऊंगा ताकि पहले आपका माइंड सेट हो जाए. और मेरी ये गारंटी है, एक बार आप इन बेसिक चीज़ों को जान लोगे, उसके बाद डेफिनेटली आप प्रोग्रामिंग की तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कंप्यूटर ही सब कुछ है. जैसा आपने अभी देखा है, ये जो पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, सारा घूम फिर के सारे चीज़ सब कुछ डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे आ गया. ठीक है ना. सो दोस्तों, सो बच्चे, मेरे रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि कंप्यूटर अगर आप लेने की मन कर रहे हो तो डेफिनेटली लेना, ज़रूर लेना. और इसमें डरने की कोई बात नहीं है. इसमें कोई कहते हैं मैथ्स अच्छा आना चाहिए आपको, लॉजिक, ऐसा कुछ नहीं. बेसिक मैथ, सिंपल बॉड मास रूल्स को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है उसमें कोई ज़्यादा नहीं चाहिए और उतने में ही हम अच्छे से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और कम से कम टाइम के अंदर हम उस सिलेबस को कवर करेंगे ताकि आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं पड़ेगा. ठीक है. आपका जो नॉर्मली आपके मन में होता है कि मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है, वो बात सही है. आपने थोड़ा सा टाइम निकालना है, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालोगे, घर पे बैठ के देखोगे, एनी टाइम आपके फ्री टाइम पे आप बैठ के इसको देखोगे, अगर सीखोगे, जिस तरह से मैं करके दिखाऊंगा आपको, हर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा और कैसे लिखना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे सोचना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा. तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी इसको सीखने में. और इसको एक बार सीखोगे, उसके बाद आप इसमें इंटरेस्ट देने लगोगे और डेफिनेटली आप इसका आंसर्स भी करना या इसका स्कोरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी. इवन आप कैपेबिलिटी आप थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो कैपेबिलिटी आपकी, ये मान के चलो, आप अराउंड 90 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर. बिकॉज प्रोग्रामिंग मैथ की तरह मार्किंग होती है. जितने स्टेटमेंट्स आपके ठीक हैं, जहां तक ठीक है वहां तक आपको स्कोर मिलना ही मिलना. आप कुछ गवा नहीं रहे हो इसमें, आप इसमें कुछ गवा नहीं रहे हो. ठीक है. आप स्कोरिंग पूरी मिलेगी आपको इसमें. ठीक है. और ये बिल्कुल बेसिक्स है, आपका कोई एडवांस स्ट्रक्चर में नहीं है. हाँ, 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा एडवांस में जाओगे, पर 11th में बेसिक, बिल्कुल बेसिक्स है और बेसिक्स बहुत आसान है. आपने 9th 10th में भी कंप्यूटर करा हुआ है. ठीक है. ये प्रोग्रामिंग के अंदर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक को यूज करोगे, कुछ स्टेटमेंट्स आप सीखोगे कैसे लिखना है, क्या करना है. ठीक है. सो बच्चों, जाने से पहले मेरा आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़
आप सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए जिन्होंने कंप्यूटर लिए हैं या जिन्होंने लेंगे या नहीं लेंगे सोच में हैं, उनको भी दिखाइए, उनको ये ट्यूटोरियल दिखाने दीजिए, वो उनको डिसाइड करने दीजिए। और एक बार जो देखेगा डेफिनेटली ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप इसको लाइक करोगे। और इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट आजकल की डिमांडिंग सब्जेक्ट है, पाइथन आजकल का प्रोग्रामर्स के पेट वर्ड है, ठीक है। और आगे जाके भी ये बहुत काम देगा आपको, जब आप डिग्री करने जाओगे या बीटेक करने जाओगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको काम देगा। सो बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को अगर हिट करोगे तो मेरे अगले वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूंगा, जैसा जैसा मैं इस सिलेबस को कवर करता हुआ जाऊंगा वो आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का ट्यूटोरियल जो है, आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसको स्टार्ट करने से पहले आइए हम देखते हैं 11th स्टैंडर्ड में सिलेबस में क्या क्या है। सीबीएसई के सिलेबस में आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, देन डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक आपका कंप्यूटर का कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर का कोर आइटम्स, उसके अंदर क्या क्या है, उन चीज़ों को लेके है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो मेन एक्चुअल पाइथन आपका है सिलेबस के अंदर, ठीक है। पाइथन का चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, चैप्टर 1 यूनिट 3 से स्टार्ट होता है। यूनिट 3 में आपका ये 3 चैप्टर है और यूनिट 4 के अंदर आपका ये 4 चैप्टर है, ठीक है। ये जो 3 और 4 ये पाइथन के प्रोग्रामिंग के ऊपर कॉन्सेप्ट है। पर पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले जो हमें चीज़ें चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, नॉर्मली ये हर एक लैंग्वेज के लिए चाहिए, चाहे वो पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे C++ हो, चाहे सी हो, कोई भी किसी तरह की भी लैंग्वेज हो, तो ये जानना, ये 2 टॉपिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा सफ़र आसान हो जाता है और हमें प्रोग्रामिंग को समझने में, एक अच्छी तरह समझने में, एक सूझबूझ बिठाने में हमें हेल्प करता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से, यूनिट 2 का चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वो जो ऊपर के 4 चैप्टर है इसका मैं अलग से आपको क्लासेस लगाऊंगा। ये हम प्रोग्रामिंग के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोग्रामिंग पाइथन का जो पूरा कोर्स है, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 आपका सिलेबस के अंदर है, इसको हम कवर करेंगे पहले, उसके बाद उसमें पहले 4 चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर क्या आपका, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ठीक है। पहला चैप्टर जो कह रहा है ये एल्गोरिथम के बारे में और फ्लो चार्ट के बारे में। ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स ये है क्या, ये क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, ठीक है। रियल लाइफ में भी जब आप प्रोग्रामिंग करोगे या आप जब देखोगे बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बिना आपका प्रोग्रामिंग अधूरा है। अधूरा है मतलब क्या है, ये एक हम कहते हैं ना, एक सिस्टमैटिक वे में अगर करना है तो आपको एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज के इस ये में तो मैं सिर्फ आपको एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ये चीज़ें हैं क्या और ये क्यों चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स है क्या। ये चैप्टर आप करने के बाद, चैप्टर 1 करने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स की जरूरतों को समझोगे। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम के लिए, ठीक है। इनकी जरूरत क्यों है इसको सीखोगे। प्लस सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स, आप प्रोग्राम लिखने से पहले ही उसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाओगे, एक रास्ता बनाओगे, एक जरिया बनाओगे, एक सिस्टमैटिक वे में आप प्रोग्राम को कंप्यूटर में चलाने से पहले आप कॉपी में जब इन चीज़ों को लिखोगे, फ्लो चार्ट्स को लिखोगे या एल्गोरिथम को जब लिखोगे आप, तो आप एक आइडिया लगा लोगे कि मेरा प्रोग्राम सही चलेगा या नहीं चलेगा, या मेरा प्रोग्राम का दिशा, जो इंस्ट्रक्शंस की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये चीज़ें आप असर्टेन हो जाओगे, कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मेरा प्रोग्राम कहाँ तक ठीक है या कहाँ पे अगर गलत हो सकता है तो किस जगह पे गलत हो सकता है। तो ये फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देख के आपको एक प्री आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रोग्राम किस तरफ लेके जा रहा है। देन गेट क्लियर आइडिया अबाउट सीक्वेंशियल सिलेक्शन एंड इटरेशन कंस्ट्रक्ट। ये जो चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, गेट क्लियर आइडिया अबाउट सीक्वेंशियल सिलेक्शन एंड इटरेशन, ये 3 टाइप के हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या, कुछ हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बोलेंगे करने के लिए, वो करेगा, हम उसको कुछ लिख के देंगे, वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो जो हम लिख के देंगे, जो इंस्ट्रक्शन हम लिख के दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन की 3 कैटेगरीज है, एक सीक्वेंशियल है, एक सिलेक्शन है और एक इटरेशन है। ये तीनों हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। वे सीक्वेंशियल किसको कहते हैं, सिलेक्शन किसको कहते हैं और इटरेशन किसको कहते हैं, कौन से इंस्ट्रक्शंस को इटरेशन कहेंगे, कौन से इंस्ट्रक्शंस को सिलेक्शन कहेंगे और कौन से इंस्ट्रक्शंस को हम सीक्वेंशियल कहेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंड द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट लूप। अब यहाँ पे लूप मीन्स क्या है,
लूप मीन्स एक सर्कुलर ये लूप है, जैसा भी मैंने ड्रॉ किया, दिस इज अ लूप। एक जगह से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के आके फिर वहीं पे खत्म हुआ, ठीक है। सो इट्स अ लूप। तो इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट लूप, यानी कि फाइनाइट लूप मतलब क्या है कि अगर मैं कोई काम को 5 बार करना चाहता हूँ या 10 बार करना चाहता हूँ, उसके बाद खत्म करना चाहता हूँ, तो उसको हम कहेंगे कि फाइनाइट। ठीक है, ठीक है। मुझे 45 स्टेप्स को चढ़ना है, तो 45 इज द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे, ठीक है ना। एक लैडर मुझे चढ़ना है, अगर उस लैडर में 45 स्टेप्स है, तो मैं ये कहूंगा कि द नंबर ऑफ स्टेप्स आर 45, वो फाइनाइट है, ठीक है। और इनफाइनाइट में अनगिनत है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ, खत्म नहीं हो रहा है, कर ही जा रहा हूँ, वो इनफाइनाइट लूप में जाएगा, ठीक है। तो जब हम इस कंस्ट्रक्शंस को, इस कैटेगरीज को देखेंगे, सीक्वेंशियल सिलेक्शन और इटरेशन देखेंगे, ये इटरेशन का पार्ट है जिसके अंदर हम देखेंगे फाइनाइट लूप क्या होता है और इनफाइनाइट लूप क्या होता है, ठीक है। इन चीजों को जानने के बाद आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स के बारे में जानोगे। देन उन स्टेटमेंट्स को सीक्वेंशियल में लिखना है या सिलेक्शन वाइज लिखना है या इटरेशन लिखना है, ये प्रोग्रामिंग को लेके बेस करेगा, या आपका टास्क लेके बेस करेगा कि किस टाइप का सेंटेंस आप यूज करोगे, किस टाइप का स्टेटमेंट्स आप यूज करोगे, या किस टाइप की इटरेशंस आपको चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को लेके हम काम करेंगे। देन आपका आता है, स्टार्ट होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में डेफिनेशन एक्चुअली क्या है, एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम एल्गोरिथम कह रहे हैं, एल्गोरिथम है क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्राम जब हम कंप्यूटर पे लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे सीधा, ठीक है ना। कोई भी प्रोग्रामर जो परफेक्ट होते हैं या परफेक्ट या जो भी प्रोग्रामिंग सीखते हैं या प्रोग्रामिंग सीखने के बाद सर्विस में जाते हैं या कहीं पे भी करते हैं, वो डेफिनेटली उसको पहले प्लान करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनता है, कोई छोटी छोटी सॉफ्टवेयर नहीं है कि 2-4 स्टेटमेंट लिख दिया और आपका सॉफ्टवेयर बन गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है कि थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड्स लिखी जाती है, ठीक है, हंड्रेड्स लाइन्स ऑफ कोड्स लिखी जाती है, ठीक है। तो उस लाइन्स को याद कौन रखेगा, कैसे रखेगा, किस सीक्वेंस में मैंने किस इंस्ट्रक्शन को पहले मैंने एग्जीक्यूट किया, तो उनको उनको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए पहले प्रोग्रामर क्या करता है, एल्गोरिथम लिखता है। भाई उसको एक टास्क दिया गया, उस टास्क को वो सॉल्व करेगा पेपर में, और जो स्टेटमेंट्स, जो ऑर्डर्स वो लिखेगा, वो ऑर्डर्स को कहते हैं एल्गोरिथम। वो एक सीक्वेंशियल मैनर में लिखा होगा, एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखा हुआ होगा, उसमें क्लियर कट ये बताया गया होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और किस टाइप की वैल्यूज लेनी है, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस भी करना है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जो कस्टमर जो दिखता है लास्ट में, एंड पार्ट में जो यूजर है, यूजर को क्या दिखना चाहिए, ये सारा चीज वो स्टेप बाय स्टेप उस एल्गोरिथम के अंदर वो मेंशन करेगा। एल्गोरिथम मेंशन होने के बाद आपका फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है। पहले एल्गोरिथम, देन फ्लो चार्ट, देन प्रोग्राम, ठीक है। तो नॉर्मली हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए क्या करते हैं, जैसे 10-12 स्टेप्स हो गया या 20 स्टेप्स हो गया, 22 स्टेप्स हो गया, वो हम लिख देते हैं, क्योंकि वो एक फ्लो में हम बना देते हैं, एक ही फाइल के अंदर हमारा एक प्रोग्राम बन गया। किंतु पर जब सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम से नहीं बनता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर में कई मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, या एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा कोडिंग नहीं लिखा जाता है। आप इस चीज को समझो, एल्गोरिथम की जरूरत क्या है, प्रोग्राम एक्चुअली है कि सॉफ्टवेयर है क्या। आप सॉफ्टवेयर को एक लेवल पे देखो, सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप कोई भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे यूज करते हो, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे कुछ भी, आपको टैब्स दिखते हैं, अलग अलग टैब्स दिखते हैं, वो टैब पे क्लिक करते हो, ड्रॉप डाउन आता है, उसके अंदर फिर आगे और ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है ना। ये सारा क्या है, इसके पीछे कोडिंग की गई है, हर एक आइटम के पीछे कोडिंग की गई है, और उन कोड्स को अलग अलग फाइल्स पे रखा गया हुआ है, ठीक है ना। और उन सारे फाइल्स को इकट्ठा करने के बाद जाके आपका सॉफ्टवेयर बनता है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है, सिर्फ बाइनरी उसको पता है, 0 पता है या 1 पता है, या ऑन पता है या ऑफ पता है, ठीक है, और कुछ नहीं पता। सो जब हम लैंग्वेज लिखते हैं, हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे वो C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे बेसिक हो, चाहे विजुअल बेसिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, HTML हो, चाहे CSS हो, कुछ भी हो, हम लिखते हैं, हम कौन से, जो भाषा हमें समझ में आता है, हम उस भाषा में, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, इस स्टेटमेंट्स को यूज करो तो ये कंप्यूटर ये काम करेगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट्स हमें समझ में आ रहा है, क्या वाकई में वो स्टेटमेंट्स कंप्यूटर को समझ में आ रहा है जो लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, नहीं आ रहा है। जो लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज रिप्रेजेंट होता है 0-1 से, दैट इज बाइनरी। दैट मीन्स हम कोई भी लैंग्वेज में अगर हम लिखेंगे प्रोग्राम को, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे C++ हो, उसको हमें 0-1 पे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए हर लैंग्वेज अपना अपना इंटरप्रेटर वो साथ में देते हैं लैंग्वेज के साथ, ताकि हम हाई लेवल पे प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने के बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, उस हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है 0-1 पे। दैट मीन्स चाहे आप जावा में लिखे हो तो भी वो 0-1 पे कन्वर्ट होगा, आपने पाइथन में लिखे हो तो भी 0-1 पे कन्वर्ट होगा, C++ लिखे हो तो भी 0-1 पे कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स कोई भी
कोई किसी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ प्रोग्राम्स लास्ट में जाके कहाँ पे आते हैं, 0 1 पे आते हैं। ठीक है ना। अब ये इसको एक बड़े लेवल पे आप सोचो, जो विंडो बनाया गया, विंडो क्या एक जगह में बनी है, एक छत के नीचे बनी है कि एक छत के नीचे सारे प्रोग्राम्स बैठ के बनाए हुए हैं? नहीं, कोई जापान बैठा है, कोई चाइना बैठा है, कोई इंडिया बैठा है, कोई यूएसए बैठा है, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, और सारे के एक ही प्रोग्राम यूज कर रहे हैं? नहीं, कोई जावा में कर रहा है, कोई सी प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है, कोई विजुअल बेसिक में कर रहा है। ठीक है ना। जो जिसमें मास्टरी कर रखा है, जो जिस लैंग्वेज में मास्टरी कर रखा है, वो उसमें प्रोग्रामिंग्स करता है, करके वो सबमिट करते हैं, उन मॉड्यूल्स को सबमिट करते हैं। फिर वो मॉड्यूल्स क्या होता है, इकट्ठा बंडल बना जाता है, बंडल बनाने के बाद विंडोज की रूप लेता है। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो अब जब अलग अलग बैठ के बंदा कहीं और बैठा हुआ है वो अपना प्रोग्राम कर रहा है, कहीं और बैठा हुआ है वो अपना प्रोग्राम कर रहा है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगा? तो इस डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए एल्गोरिथम्स का यूज होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ मेंटेन होता है, हाँ इस मॉड्यूल के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इस स्टेटमेंट की वजह से ये चीजें एग्जीक्यूट हो रहा है। उसी तरह अगले प्रोग्रामर ने उसने अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा अपने एल्गोरिथम्स में डाल के वो सारा सबमिट करता है। देन वो रहता है रेफर करने के लिए। कहीं पे जैसे कोई ग्लिच आया या कोई बग आ गया, ठीक है, कोई प्रोग्राम ठीक से चला नहीं, तो वो क्या करेंगे, उस एल्गोरिथम और उस फ्लो चार्ट को वो रेफर करेंगे पहले, तो कहाँ गलती कहाँ पे है, देन वो उसको सुधारेंगे। फिर उस एल्गोरिथम सुधारने के बाद फिर प्रोग्रामिंग में चेंजेस पे जाएंगे, देन वो फिर सिंक्रोनाइज होगा, फिर उस तरह से जाके एट लास्ट एक रोबोस्ट सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया, एन एल्गोरिथम इज एन इफेक्टिव मेथड expressed as a finite list of well defined instructions for calculating a function starting from an initial stage and initial input. The instructions described a computation which will eventually produce some output when executed. ठीक है, देखा ना, यहाँ पे क्लियर कट ये कहा गया कि एल्गोरिथम के अंदर प्रोग्रामर ये सारी चीजें लिखेगा, भाई मेरा इनपुट क्या है, कहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरा इनपुट क्या है, मुझे किस टाइप की डाटा चाहिए, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं किस तरह से कैलकुलेशंस कर रहा हूँ या कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, ताकि आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, जो आउटपुट यानी कि यूजर के पास क्या पहुंचेगा, यूजर को क्या दिखाई देगा, ये सारा चीज उसके अंदर होगा। ठीक है। और दूसरी बात है, एल्गोरिथम का मेन बेनिफिट क्या है, वी कैन यूज एल्गोरिथम टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे जाके या प्रोग्रामिंग के विंडो पे जाके प्रोग्रामिंग ना करके पहले हम उसको रफ में सॉल्व करते हैं। रफ में सॉल्व करने के बाद हमें कंफर्म होता है कि हाँ ये इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, इसका आउटपुट ये चीज आएगी। ठीक है। तो ये होने के बाद हम प्रॉब्लम उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में देते, चाहे वो पाइथन हो, चाहे जावा हो, चाहे सी प्लस प्लस, कोई भी लैंग्वेज हो, उसके अंदर हम उसके सिंटैक्स के हिसाब से, उसके सिंटैक्स के रूल्स को फॉलो करके हम कोडिंग करते हैं। ठीक है। एल्गोरिथम्स, ठीक है, एग्जाम्पल। अब एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक वन सिंपल डे टू डे एग्जांपल बाय राइटिंग एल्गोरिथम फॉर मेकिंग मैगी नूडल्स एज ए फूड। मैगी नूडल्स को बनाने के लिए हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो स्टेप्स हमें फॉलो करके हम मैगी बनाएंगे स्टार्टिंग से लेके आखिर तक, जो स्टेप्स हम लिखेंगे एक के बाद एक स्टेप्स को अलग अलग लिखते जाएंगे, वो हमारा एल्गोरिथम बनेगा। ठीक है ना, उस चीज को हम कहेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कोई बड़ी ये नहीं है, एल्गोरिथम अब वही चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे, किसके बाद क्या करना है, सिस्टमैटिक सिंक्रोनाइजिंग। ठीक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये सारा उसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट करना है हमारा। ठीक है, मैगी बनाना स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जब स्टार्ट करने के बाद हमें ये करना है कि स्टार्टिंग में टेक ए पैन विथ वाटर, एक पैन के अंदर हमें पानी लेना है, पुट पैन ऑन द बर्नर, उसके बाद गैस बर्नर को ऑन करना है, देन मैगी और मसाला को हमें उसमें डालना है पैन के अंदर। उसके बाद क्या है, गिव 2 मिनट्स टू बॉयल, उसको उबालने के लिए 2 मिनट टाइम दो। देन बॉयल उबलने के बाद टेक ऑफ द पैन, टेक आउट द मैगी विद द हेल्प ऑफ फोर्क और स्पून, पुट द मैगी ऑन द प्लेट एंड सर्व इट, देन स्टॉप। ठीक है, स्टॉप में अभी इसमें यहाँ पे देखो एक चीज रह गया फिर भी, पुट पैन ऑन द बर्नर, ये हमें कब बंद करना है, हमें बंद करना पड़ेगा टेक आउट मैगी विथ हेल्प ऑफ फोर्क एंड स्पून। देन स्टेप 9 पे होगा स्विच ऑफ द बर्नर या पुट ऑफ द बर्नर। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है, यहाँ पे क्या करोगे, पुट ऑफ या स्विच ऑफ द बर्नर। ठीक है, स्विच ऑफ द बर्नर, उसके बाद पुट द मैगी ऑन द प्लेट एंड सर्व इट, देन स्टॉप। तो ये स्टेप्स है। ठीक है, ये स्टेप हम लिखने के बाद
इसमें हम चेक कर लेते हैं, जैसा अभी यहाँ पे पता लगा कि भाई एक लाइन मिसिंग था। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोग्राम में डाल दूंगा, प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करूंगा और प्रोग्राम के हिसाब से मान के चला अगर वो सॉफ्टवेयर चल गया तो क्या होगा, वो बर्नर को ऑन ही रखेगा, बर्नर को ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, बर्नर ऑफ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं मिला, तो वो बर्नर को ऑफ नहीं करेगा। सो इस तरह से जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो ये बेनिफिट होता है, अगर कोई चीज़ मिस हो गया या कोई आइटम मिस हो गया तो हम उसको यहीं पे ऐड करके देन हम उसको प्रोग्रामिंग में डालेंगे। ठीक है ना। अब आपके लिए इसी तरह आपके लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देखने के बाद आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी और टी। आप घर पे कॉफी या टी कैसे बनाते हैं, या अपने, अगर आप नहीं बनाते होंगे तो अपने मामा से पूछिए और क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरह आप इसी ऑर्डर पे आप लिखोगे, सीक्वेंस ऑर्डर पे। ठीक है, स्टार्ट से लेके स्टॉप तक। ठीक है, और ये जो स्टेप्स आप लिखोगे, ये स्टेप्स आप कमेंट बॉक्स में या ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स इन माय यूट्यूब चैनल के मैसेज बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इसमें यहाँ तक अभी जो भी मैंने करवाया उसके अंदर अगर अभी कोई डाउट्स है आपको, तो वो डाउट्स जरूर मैसेज बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में डालना है। ठीक है, ताकि मैं उनको रिप्लाई भी करूंगा और आपको और डाउट्स क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो ये है एल्गोरिथम लिखने का तरीका, और एल्गोरिथम लिखने से बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, बेनिफिट ये होता है कि जैसा कोई मिसिंग आइटम रह गया तो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब आया एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आज के एपिसोड के लिए मैंने यहीं तक करूंगा, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तक करूंगा। इसके बाद हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, वो सारा आगे ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है और क्या करते हैं। ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: सीक्वेंशियल, सिलेक्शन, इटरेशन और लूपिंग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके अंदर ये तीनों चीजें थी। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट। अब मैंने सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? एज द नेम सजेस्ट द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बैक लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी पे देखो, पहला स्टेटमेंट स्टार्ट था, टेक पैन विथ वाटर, पुट पैन ऑन बर्नर। ये एक के बाद एक चल रहा है। ठीक है, ये सीरियल ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, स्टॉप तक, यहाँ शुरू हुआ तो स्टॉप तक सीरियल ऑर्डर पे चलेगा। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होगा। इस ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना, इस टाइप के जो एग्जीक्यूशन है, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये शुरू हुआ तो आखिर तक, स्टार्ट पे स्टार्ट हो गया तो स्टॉप पे जाके रुकेगा, उससे पहले कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है, तो एक्चुअल क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो ये जो एग्जीक्यूट होगा वो कैसे होगा, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, हमने स्टार्ट और स्टॉप लिख लिया, तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन का रूल क्या होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन का जो रूल होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो किस बेस पे करता है? वो करता है लेफ्ट टू राइट पढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पढ़ता है, फिर टॉप टू बॉटम पढ़ता है। ठीक है, यानी कि आपका जब इंटरप्रेटर पढ़ेगा प्रोग्राम को, पढ़ के जब एग्जीक्यूट करेगा तो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएगा और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखा है ये उस हिसाब से एग्जीक्यूट है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, यानी कि स्टार्ट हुआ फिर सीधा जाके स्टॉप पे रुकेगा। ठीक है, ये है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पल। ठीक है, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने का जो नॉर्मल प्रोसीज्यूर है, ठीक है, जो डिफॉल्ट प्रोसीजर है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये हो गया आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। देन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में क्या होता है, आप सोचिए अगर ये स्टार्ट होके स्टॉप पे ही जाएगा और बीच में रुक नहीं पाएगा, फिर किस टाइप के प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। मान के चलो मैं कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, मान के चलिए मुझे खेलने जाना है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ अगर बारिश नहीं होगा तभी जाऊंगा। ठीक है, अगर बारिश होगा तो नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को और स्टॉप तक लेके सीधा चला गया, तो वो क्या करेगा, या तो खेलने जाओ या तो खेलने ना जाओ, इन दोनों में से एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, बीच में रुकेगा नहीं। ठीक है ना, तो इस टाइप की सोच जहां पे आती है या जहां पे हमें जरूरत पड़ता है कि हमें कंडीशन को लेके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, किस तरफ जाना है या किस तरफ नहीं जाना है, तो वो आता है आपका सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स में आता है। हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के बेस पे कंप्यूटर को बोलेंगे कि वो कंडीशन अगर ठीक है तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर अगर कंडीशन गलत है, फॉल्स है, तो कौन सा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना, इस टाइप के स्टेटमेंट जब हम देते हैं या इस टाइप का जब कंडीशन हम लगाते हैं, वो आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखिए। फिलहाल इतना याद रखिए, जब हम प्रोग्राम करेंगे तब मैं आपको विथ एग्जांपल विथ एलोबरेट सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन फ्यू स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन
वन और मोर कंडीशंस, एक कंडीशन भी हो सकता है, एक से ज्यादा कंडीशन भी हो सकता है। इन चीजों को लेके तब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब वो आएगा सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के अंडर में। ठीक है, तीसरा कैटेगरी कौन सा है? इटरेशन और लूपिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे 10 बार या 43 स्टेप्स चढ़ना है या 10 बार एक काम को करना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, उस स्टेटमेंट्स को जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को मैं मैनिपुलेट करूंगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मैनिपुलेट करूंगा। मैनिपुलेट मतलब क्या है, मैं उसको स्टार्ट से लेके सीधा स्टॉप तक लेके नहीं जाने दूंगा, मैं बीच में कहीं ना कहीं उसको रोकूंगा। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक उन स्टेटमेंट्स को मैं ऊपर नीचे करूंगा। 10 बार रिपीट करना है, 5 बार रिपीट करना है, 15 बार रिपीट करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स उसमें इंक्लूड करूंगा वो इस स्टेटमेंट्स के अंडर में आएगा, इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट के अंडर में आते हैं वो स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसको जब हम यूज करेंगे तो हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन को हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ठीक है, हम जब तक हम चाहें तब तक हम स्टॉप की तरफ नहीं जाएंगे। जब हम चाहते हैं कि भाई हमारा काम हो गया, स्टॉप की तरफ जाना है, तब हम स्टॉप की तरफ जाएंगे और प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, तो आज ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर आपने सिर्फ यही देखा है कि आपके सिलेबस में क्या है, और पहला चैप्टर जो आपका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम के अंदर मैंने सिर्फ आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया। और दूसरी है हमें फ्लो चार्ट अभी पेंडिंग है, फ्लो चार्ट में नेक्स्ट एपिसोड के अंदर फ्लो चार्ट के बारे में बात करूंगा, और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का क्या रिलेशन है ये भी बताऊंगा उसके अंदर। और इसके अंदर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है वो हम इसके अंदर डिस्कशन किए हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे इन चीजों को आप याद रखना है, ये चीजें वहां पे काम आएंगे और इसके थ्रू हम हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टे सेफ। पहला तो बात यह है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सेफ रहो। ठीक है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह होके घूमना शुरू कर दो। ठीक है, नहीं होना ऐसा, क्योंकि ये पैंडेमिक बहुत बर्बादी फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में। पता नहीं कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों की ये जाने में अनजाने में इसके चपेट में आ गए। ठीक है, तो मेरा सबसे गुजारिश है भाई सेफ रहो, अपने आप को सेफ रखो, अपने फैमिली को सेफ रखो। जितना टाइम आपका हो सकता है आप कोशिश करो घर पे ही रहो, घर से बाहर ना निकलो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाने से पहले फिर एक बार कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेगा, साथ साथ मिलते रहेगा। और बच्चों ये भी है, आप 2 महीने के अंदर आप इसको मास्टरी कर जाओगे और 2 महीने के अंदर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरे तरफ से आप लोगों को वादा है, ये मैं कंप्लीट कराऊंगा। हाँ, कोई नेचुरल रुकावटें नहीं आई तो मैं 2 महीने के अंदर आपका ये सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।